नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी हॉरर दुनिया में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक डरावना सच। और आज की कहानी आपको सोने नहीं देगी। दोस्तों, ये पहली स्टोरी आप सभी को मैं वेंडिगो की बताऊंगा और जो दूसरी स्टोरी है उसे मैं अपने ही वेबसाइट storyproofs.com पे ली हुई बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप सबके साथ भी कोई छोटी मोटी पैरानॉर्मल या किसी भी टाइप की आप स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप सभी मेरी वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। ये मैंने खुद बनाई हुई है। कोरा रेडिट में अपलोड करने के बजाय आप सभी मेरी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मैं यह कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी भतीजी पार्क रेंजर बनना चाहती है। वो अभी 20 साल की है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एनवायरमेंट साइंस पढ़ रही है। कुछ दिन पहले उसने मुझसे मेरे जंगल के अनुभवों के बारे में पूछा था। मैंने उसे वही झूठ बताया जो मैं पिछले 36 सालों से सबको बताता आया हूँ, यही कि मैंने 1987 में सुपीरियर नेशनल फॉरेस्ट में एक सीजन काम किया और फिर छोड़ दिया क्योंकि वह काम मेरे लायक नहीं था। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा भयानक है। सच यह है कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई डॉल्टन का बायां हाथ हमेशा के लिए चला गया। मेरी कारण 3 रेंजरों ने अपनी पोस्ट छोड़ दी और जंगल के एक बड़े हिस्से को 1 साल तक बंद करना पड़ा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया था जिसके बारे में वहां के रेंजर कभी जोर से बात नहीं करते थे। 1987 की गर्मियों में मैं 23 साल का था। कॉलेज से नया नया निकला था और जंगल में काम करने के सपनों से भरा हुआ था। मेरे बड़े भाई डॉल्टन पहले से ही लगभग 8 साल से रेंजर थे और उन्होंने ही मुझे मदद की थी ताकि ये मुझे नौकरी मिले। सुपीरियर नेशनल फॉरेस्ट लाखों एकड़ में फैला हुआ एक घना और सुनसान जंगल है जहाँ कई जगहों पर सालों तक तो कोई इंसान ही नहीं जा पाता। हमारी टीम छोटी थी। स्टेशन चीफ लियोनार्ड, अनुभवी रेंजर साइमन, मजाकिया स्वभाव वाला जोएल और बूढ़ा और चुप रहने वाला वर्नन, मेरा भाई डॉल्टन और मैं। शुरुआत के कुछ हफ्ते बिल्कुल सपने जैसे थे। झीलों के किनारे गश्त करना, कैंप साइट की देखभाल करना और जंगल की खूबसूरती। दोस्तों, ये सबका एक सपना होता है कि उसे ऐसी जगहों पर काम करने का मौका मिले। लेकिन ये सपना कब एक भयानक रूप ले लेगा इसकी तो मैंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक दिन गश्त करने के दौरान हमें एक हिरण की लाश मिली थी जो किसी सामान्य शिकारी जानवर के हमले जैसी नहीं लग रही थी। मेरा मतलब, उसको पूरी तरीके से फाड़ दिया गया था, जैसे किसी ने उसको शिकार के लिए नहीं, बस अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे फाड़ दिया हो। जब मैंने यह बात स्टेशन पर बताई तो सब अचानक चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो सभी किसी चीज से डर रहे हैं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। कुछ ही दिनों बाद हमें एक और भयानक चीज मिली और इस बार वो एक इंसान की लाश थी जो झील के किनारे पड़ी थी और वही बुरी तरीके से फटी हुई थी। उसी रात हमें वहां पर पहरा देना पड़ा। आधी रात के बाद अचानक जंगल में दूर से किसी आदमी के रोने की आवाज आने लगी। वो आदमी चिल्लाते हुए हेल्प मांग रहा था। उसकी आवाज अजीब थी, कभी एक दिशा से आती फिर अचानक दूसरी दिशा से। मेरे भाई ने तुरंत मुझे चेतावनी दी कि उस दिशा में न देखूं, न आवाज दूं और न ही कुछ रिएक्शन करूं, न ही कुछ रिएक्ट करूं और बिल्कुल शांत रहूं। मैंने उनके चेहरे पर ऐसा डर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद एक मीटिंग रूम में मैंने गुस्से में पूछ ही लिया जिसके बारे में सब बच रहे थे, वेंडिगो। जैसे ही यह शब्द मेरे मुंह से निकला कमरे में सन्नाटा छा गया। बाद में मेरे भाई ने बताया कि 1979 में ऐसी घटनाएं हुई थी और लोग मारे जा रहे थे। तब रेंजरों ने फैसला किया था कि उस चीज का नाम कभी नहीं लिया जाएगा क्योंकि जब लोग उसके बारे में बात करते थे तब घटनाएं अचानक से बढ़ जाती थी। कुछ हफ्तों बाद हमें जंगल में फंसे एक कपल को बचाने जाना पड़ा। रास्ते में वही रोने की आवाज सुनाई दी। पेड़ों के बीच मैंने एक अजीब आकृति देखी। वह इंसान जैसी दिखती थी लेकिन बिल्कुल इंसान नहीं थी। उसका शरीर हड्डियों से भरा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में तो मांस है ही नहीं। त्वचा राख जैसी सफेद, आंखों में भयानक भूख और चेहरा दर्द से भरा हुआ। वह रो रही थी लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं बल्कि उसके सीने से निकल रही थी। अचानक वह हमारी तरफ दौड़ी। मेरे भाई ने गोली चलाई। मुझे नहीं पता गोली इसको लगी या नहीं, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने मेरे भाई पर हमला कर दिया।
कुछ ही सेकंड में उनका बायां हाथ लगभग नोच लिया। उन्होंने मुझे और उन लोगों को भागने का आदेश दिया और खुद उस चीज को रोकने की कोशिश करते रहे। बाद में जब रेस्क्यू टीम पहुंची, मेरे भाई जिंदा थे, लेकिन उनका हाथ नहीं बच सका। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे अज्ञात जानवर का हमला कहा गया, लेकिन हम सब जानते थे वह कोई साधारण जानवर नहीं था। आज इतने सालों बाद भी रेंजर उस चीज का नाम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने एक अजीब पैटर्न देखा है। जब लोग उसके बारे में बात करते हैं, वह फिर से दिखाई देने लगती है, और जब सब चुप हो जाते हैं तो ये सब घटनाएं भी काफी कम हो जाती हैं। दोस्तों, शायद इसलिए जंगल में कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां ही नहीं होती, बल्कि चेतावनियां होती हैं, और कभी कभी खामोशी ही इंसान की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। दोस्तों, ये थी पहली स्टोरी जो वेंडिगो के ऊपर है। दोस्तों, वेंडिगो को देखने वाले कई लोगों ने कई तरीके से उसके बारे में बताया है। जैसे कुछ मानते हैं उसके सिर पर हिरन जैसे सींग होते हैं, उसका शरीर भी लगभग एक हिरन और इंसान का मिक्सचर होता है। बाकी कई लोगों ने यह बताया है वो एकदम पतला सा प्राणी होता है जिसकी स्किन पूरी तरीके से वाइट होती है। अब सच क्या है ये तो हमको नहीं पता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेंडिगो में कई सारे प्रकार होती हों। अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, आप सबको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल, आज की हम अपनी दूसरी स्टोरी जो storyproofs.com से ली हुई है, जो कि मेरी ही एक वेबसाइट है, उससे सुनाएंगे। दोस्तों, आप में से कई लोग तो भूत प्रेत या इस तरीके की शक्तियों के बारे में मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो भी यूट्यूब पे स्टोरी बताते हैं, वो अपने मन से ही कहानियां बताते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, हमको जो कहानियां मिलती है हम वही बताते हैं। प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं, यह है मेरी वेबसाइट, और यहाँ पर मीर अमानत अली ने ये स्टोरी अपलोड की है। साथ ही साथ यहाँ पर ये सब घटनाएं, जैसे कि नवंबर 2019 भुवनेश्वर पीजी में, ये घटना तो मेरे दोस्त के साथ ही हुई है और उस वक्त मैं वहाँ पर था। आप सभी चाहें तो इसको जरूर से विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सभी को स्टोरीज पढ़ना है तो आप सभी लोग लैंग्वेजेस में जाके हिंदी इंग्लिश कर लें, तो यहाँ पे हिंदी की सारी स्टोरी आ जाएंगी। साथ ही साथ आप सभी लोग अपनी स्टोरी सबमिट करने के लिए सबमिट योर स्टोरी पर जाइए, यहाँ पर टाइटल दे दीजिए। लैंग्वेजेस में आप हिंदी में अगर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए, और यहाँ पे अपनी स्टोरी लिखकर अपलोड कर दीजिए। मैं एक बार वापस से बता दूं दोस्तों कि ये वेबसाइट मैंने ही बनाई है, तो प्लीज़ आप सभी लोग क्वोरा और रेडिट के बजाय यहाँ पर अपनी स्टोरीज अपलोड जरूर करिएगा। तो आगे की स्टोरी मैं अमानत अली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा, और ये स्टोरी बिल्कुल मैं एज इट इज ही बताऊंगा जैसा उन्होंने लिखा था। चाहे तो आप सभी लोग ये स्टोरी जाकर पढ़ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम अमानत है और मैं वेस्ट बंगाल के एक विलेज एरिया में रहता हूँ। आज मैं आप सबको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना तब की है जब मैं लगभग 9 साल का था। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं 9 साल का था तब मैं एक बार अपने नाना नानी के गांव घूमने गया था, और तब वहाँ पर मेला लगा हुआ था। दोस्तों, जहाँ वो मेला लगा था वो जगह मेरे नाना नानी के घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। उस टाइम वहाँ मेरी मौसी और उनका बेटा भी आया हुआ था। उनका बेटा मुझसे लगभग 4 साल बड़ा था और मैं उन्हें भैया करके बुलाता था। फिर उस दिन मैं और भैया शाम के 6 बजे मेला देखने चले गए। मेला बहुत बड़ा लगा था। हम बहुत देर तक मेले में घूमे। फिर मेला घूमने के बाद हम वापस घर जाने लगे। हम दोनों मेले के बाहर आए ही थे, तभी मेरे भैया को उन्हें कुछ दोस्त मिल गए। फिर उनके दोस्त लोग उनको उन लोगों के साथ बुलाने लगे। फिर भैया मुझे बोले कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, फिर घर चलेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसे ज्यादा देर शोर शराबे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से अगर मैं उनके साथ रुक जाता तो मेरे एक कार्टून शो मिस हो जाता, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उस टाइम। और सच बोलूं तो मैं उस समय बहुत ज्यादा जिद्दी हुआ करता था, पर मेरे जिद करने पर भी वो नहीं माने, तो मैंने अकेले घर जाने का डिसाइड कर लिया। और वैसे भी मेले से घर का रास्ता बिल्कुल सीधा था। फिर भैया मुझे अपनी छोटी सी टॉर्च देकर अपने दोस्तों के साथ फिर से मेले में चले गए और मैं घर की तरफ निकल लिया। मेले से घर जाने तक का रास्ता था, उसके बीच में लगभग 400 से 500 मीटर का एक ऐसा जगह आता था जहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, और ना ही वहाँ आसपास कोई दुकान हुआ करता था। मतलब वो जगह रात को बिल्कुल सुनसान हो जाता था। फिर मैं चलते चलते उसी लोकेशन पे आ गया था। सच बोलूं तो मुझे उस टाइम भूतों पर इतना ज्यादा कुछ विश्वास नहीं था, कि मैंने उसके पहले उन भूतों को कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था।
और डर लगना तो ठीक था क्योंकि मैं बस 9-10 साल का ही था। खैर, जैसा मुझे लगा था रास्ते में एक इंसान भी नहीं था। फिर मैंने वो टॉर्च ऑन किया जो मुझे भैया ने दिया था। टॉर्च की रोशनी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में रास्ता तो दिख रहा था। फिर चलते चलते मैं कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे मैं जिस रास्ते से घर वापस आ रहा था वो ज़्यादा चौड़ा नहीं हुआ करता था। वो उस टाइम मिट्टी का हुआ करता था जिसके दोनों साइड पे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। फिर मैं जब कब्रिस्तान के साइड से जा रहा था तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से मुझको कोई देख रहा है। फिर मैंने तब बिना सोचे समझे ऊपर पेड़ों की तरफ मुंह कर लिया और फिर जो मुझे दिखा उसको मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने देखा कि मेरे ठीक ऊपर पेड़ की डालों पर एक ह्यूमन लाइक फिगर बैठा हुआ है और सीधे मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल किसी वाइट बल्ब जैसी चमक रही थी और उसका शरीर बहुत दुबला पतला सा लग रहा था। वैसे भी वहाँ अंधेरा बहुत था, मैं ठीक से उस चीज को देख नहीं पाया था। दोस्तों, तब मैं इतना ज्यादा डर गया था कि 4-5 सेकंड तक तो मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इतना ज्यादा डर गया था उस तरफ टॉर्च करने तक का भी ध्यान नहीं आया। फिर जब मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स लौट आई तब मैं पीछे मुड़कर बिना रुके भागता ही गया जब तक मैं बाजार तक नहीं पहुंच गया। और फिर मैं हाँफते हाँफते घर पहुंच गया। घर आकर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था अगर ये सबको बताता तो सब भैया के साथ साथ मुझ पर भी गुस्सा होते। दोस्तों, मुझे आज भी नहीं पता मैंने उस रात पेड़ पर क्या देख लिया था, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि मैंने जो देखा था वो मेरा वहम नहीं था। मुझे तो ये सोचकर कभी कभी डर लगता है कि अगर तब मैं डर के मारे बेहोश हो जाता तो उसके आगे मेरे साथ क्या होता। उस घटना के बाद मुझे कोई बुखार या ऐसी कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तब से मुझे पता चल गया था कि दुनिया में इंसानों के अलावा ऐसी बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमानत अली की स्टोरी। दोस्तों, इसी स्टोरी से रिलेटेड मेरे एक मामा के लड़के के साथ भी हुई थी। मैं आप सबको ये स्टोरी एकदम छोटे में बताता हूँ। मेरे मामा और मेरे मामा का भतीजा दोनों साथ में ही 13वीं की जो भोजन करके लौट रहे थे और वहाँ बीच में एक जंगल पड़ता था जो इन्हीं सब के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात था। तो जब वे लौट रहे थे ना तो उनको पीछे से एक वाइट कलर की शैडो उड़ती हुई उनके पीछे लग गई। जो मामा थे उनका भतीजा उस टाइम आई थिंक 13-14 साल का होगा, बच्चा ही था। तो वो काफ़ी डर गया था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि जितने कदम वो आगे जाते उतने ही वो भी आगे आती। फिर मेरे मामा को लगा कि ऐसे तो मैं ये जंगल नहीं ढक पाऊंगा, तो उन्होंने एक बार उसकी तरफ जाने का फैसला किया। और हैरानी की बात तो यह है कि वो चीज़ भी पीछे हटने लगी। फिर मामा ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने भतीजे का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चले आए। काफी दूरी तक उस चीज ने उनका पीछा किया था। हैरानी की बात तो वो थी कि वो चीज चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी और ये सब दोनों को दिख रहा था। लेकिन कैसे भी वो घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद मामा तो ठीक थे, मेरे मामा का भतीजा था, उनको थोड़ा सा बुखार वगैरह हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी और मेरे साथ भी कई सारी हॉरर स्टोरीज हुई हैं। उन सबको मैं अभी आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डर कभी नहीं खत्म होता।